आजकल तो जिसकी नींद पूरी हो जाए अच्छे से 6 से 8 घंटे, रात को डीप स्लीप आ जाए और जिसका सुबह पेट साफ हो जाए अच्छी तरह, ये बहुत सौभाग्यशाली लोगों में आ गए हैं। तो आज के अपने एपिसोड में हम देखेंगे कि पाचन तंत्र किस तरह काम करता है और कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, ताकि हम अपने पाचन तंत्र को ठीक करने में और सुचारू रूप से चलाने में मदद कर सकें। नमस्कार दोस्तों, आपकी सेहत आपके हाथ में। आज आपका फिर से स्वागत है। आइए हम देखें कि हमारा पाचन तंत्र किस तरह काम करता है। इसे समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारा पाचन तंत्र एक कंटिन्यूअस नली के समान है, जो मुंह से शुरू होके और मलद्वार यानी एनस में खत्म होती है। इसमें बहुत सी चीज़ें काम करती हैं, जैसे कि हमारे पूरे पाचन तंत्र में बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं जो मूवमेंट करवाती हैं। बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कुछ संदेश लेके आते हैं। एंजाइम्स होते हैं जो उस पाचन क्रिया को, मतलब हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। और बहुत सारे केमिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो इसमें मदद करते हैं। तो देखें ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है। मोस्टली क्या होता है कि जब हमारे अंदर ग्लूकोज की कमी आ गई हो बॉडी में, यानी जिसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, या फिर हम ऐसा भी होता है, हमने देखा है कि हम खाने के बारे में सोच भी लें या फिर उसकी स्मेल हमें आ जाए, या हम कुछ अच्छे टेस्टी खाने को देख भी लें तो उतने से ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है और पेट में कुछ रंबलिंग साउंड सुनाई देने लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे जो चीज़ें हैं वो सिग्नल भेजती हैं हमारे ब्रेन में, मतलब वही हाइपोथैलेमस जिसकी बात हम कर चुके हैं, जो कि हमारी भूख, एपेटाइट और हमारी तृप्ति का सेंटर है। तो वहाँ जैसे ही सिग्नल पहुँचता है वैसे ही वो वापस ये सिग्नल भेजता है कि भाई प्रोसेस को शुरू किया जाए, फैक्ट्री शुरू की जाए, खाने की, पचाने की फैक्ट्री। तो क्या होगा कि आपके जो सलाइवा है, मतलब लार है, उसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं पचाने वाले। तो उनका बनना शुरू हो जाता है, रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको लार आ सकती है। लार आती है, हमको बहुत सारा सलाइवा बनने लगता है मुंह में, और हमारे पेट में आवाज़ें आती हैं। इसका मतलब ये है कि मूवमेंट शुरू हो गया है हमारी आंतों में, जो कि इंतज़ार कर रहा है कि कब खाना आए और कब हम उसको आगे भेजें और पचाने में मदद करें। जैसे ही भोजन हमारे मुंह में आता है, भोजन का कौर जैसे ही आता है, वैसे ही हमारे दांत उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और सलाइवा में मिक्स करके एक सेमी सॉलिड फॉर्म बना लेते हैं, और वो हमारी भोजन नली में भीतर चला जाता है। भोजन नली में जाता है तो वहाँ पर जो खिंचाव होता है, और खिंचाव के कारण और जो हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं, उनके कारण आगे का मूवमेंट डिसाइड होता है। हमारी पूरी भोजन नली में जगह जगह वाल्व लगे होते हैं। आगे का वाल्व खुलता है, पीछे का बंद होता है, ताकि खाना वापस पीछे की तरफ ना आए। इन वाल्व का डिसफंक्शन होता है, यानी गड़बड़ी होती है, तो उससे ऐसे रिफ्लेक्स आते हैं जैसे उल्टी का रिफ्लेक्स, जिसमें खाना वापस आता है, और एसिडिटी का रिफ्लेक्स भी आ सकता है। तो इनका इंटैक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब जब भोजन नली से नीचे की तरफ, मतलब हमारे आमाशय में खाना आएगा, तो वहाँ पर एसिड रिलीज होगा और बहुत सारे एंजाइम्स भी उस पर काम करेंगे। अब अगर कुछ लोगों में ये एसिड कुछ ज़्यादा रिलीज होता है तो उनको बहुत हाइपर एसिडिटी के संभावनाएं होती हैं। और इसी तरह जब भोजन नीचे की तरफ चलता जाता है तो हमारे अग्नाशय में, जैसे मैंने इसमें दिखाया है डायग्राम में, गॉल ब्लैडर से, अग्नाशय से यानी पैनक्रियास से तरह तरह के एंजाइम्स रिलीज होते रहते हैं, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके उनको और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, टुकड़ों में कन्वर्ट करते जाते हैं, जिससे वो हमारी छोटी आंत में जाके वो हमारे खून में अवशोषित हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। ये सारी प्रक्रिया बहुत ही बैलेंस्ड फॉर्म में होती है। अगर इसमें थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हो जाता है तो उससे हमारे पाचन की प्रक्रिया में दिक्कत आ सकती है।
जैसे कि फ़र्ज़ करें कि अगर जो एंजाइम्स जितनी मात्रा में निकलने हैं उतनी मात्रा में निकले ही नहीं, तो हमें अपच की शिकायत हो सकती है। जैसा कि वृद्ध अवस्था में देखा गया है कि लोगों को खाना पचाने के लिए वो एंजाइम की एक बॉटल आती है, लिक्विड सिरप आता है, वो उन्हें खाना खाने के तुरंत बाद पीना पड़ता है रोज़, ताकि वो अपना खाना पचा सकें। इसी तरह अगर हमारा जो मूवमेंट है, जो हमारे मसल्स का मूवमेंट है, जो हमारे पूरे पाचन तंत्र में, नली में जो मूवमेंट होता है, इस तरह का मूवमेंट होता है। देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसा और ऐसे चलता है आगे की तरफ, ऐसे बढ़ता जाता है भोजन, यहाँ से आके और इधर आगे की तरफ चलता जाता है। तो अगर ये मूवमेंट ठीक से ना हो, कम हो जाए अगर, तो उससे कब्ज हो सकता है, जो कि अगर गंभीर रूप ले ले तो फिर उसमें पाइल्स भी हो सकते हैं और एनल फिशर्स भी हो सकते हैं। और अगर कभी ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे पेचिश हो सकती है, लूज मोशंस हो सकते हैं। इसी तरह अगर हार्मोन्स जो निकल रहे थे वो कम ज़्यादा निकलें तो भी हमारे पाचन तंत्र में दिक्कतें हो सकती हैं। अगर एसिड जो हमारे आमाशय में यानी स्टमक में जो एसिड निकल रहा था, अगर वो एसिड बहुत ज़्यादा निकल जाए तो उससे एसिडिटी हो सकती है, कुछ लोगों को अल्सर्स भी बन जाते हैं पेट में। और अगर वो एसिड कम निकलता है तो फिर वही अपच की शिकायत होती है। तो इस तरह ये बड़े बैलेंस्ड फॉर्म में जितना होना है उतना ही होना है। अगर कम होता है तो भी दिक्कत है और ज़्यादा होता है तो भी हमें दिक्कत है और दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो सिग्नल भेजता रहता है कि भाई जब आप भोजन कर रहे हो कि बस हो गया, आपका पेट भर गया है, मतलब जो सटाइटी है, तृप्ति का सेंटर है, वो तो हमें बताता है। लेकिन अगर हम उसकी बात नहीं ध्यान दे रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे हमें कितना खाना है और हम मोटे होते जाएंगे। तो इस तरह ये बड़े बैलेंस्ड फॉर्म में पूरा सिस्टम चलता है, ये पूरी एक फैक्ट्री की तरह है। लेकिन अगर इस पे थोड़ा सा भी डिसरप्शन होता है तो हमारा पाचन जो क्रिया है वो ठीक से काम नहीं करती है। पानी का भी हमारे पाचन क्रिया में बहुत बड़ा रोल है। पानी हमने जो भोजन बनाया है या पचा रहे हैं जो हम, तो उसको फ्लशिंग एक्शन होता है उसका, वो मदद करता है उसको आगे बढ़ने में और पेट साफ होने में। तो इसीलिए कहा जाता है कि सुबह उठ के सबसे पहली चीज़ हमें करना चाहिए कि 2-3 ग्लास पानी पी लें हम, जो रूम टेम्परेचर पे हो। दूसरी चीज़ है फाइबर्स। तो फाइबर्स जो हमें सलाद में, बीन्स में और फ्रूट्स में जो रेशे हैं, वो रेशेदार चीज़ों से हमें मिलते हैं फाइबर्स। उनका काम होता है कि वो हमारे मल को, जो हमारा स्टूल है, उसको बल्क प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक वॉल्यूम प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आसानी से जो स्टूल है वो आगे की तरफ निकलता है और मल द्वार से बाहर आ जाता है। तो जो हमने सुना है ईसबगुल वगैरह होते हैं, हम सभी ने यूज़ भी किया है और देखा है, उनका काम यही होता है कि वो हमारे जब कब्ज होता है तो हम उसको लेते हैं, तो हमें बल्क प्रोवाइड करते हैं स्टूल को और पेट साफ करने में मदद करते हैं। इसी तरह तीसरी चीज़ है जो बैक्टीरियाज हैं। सारे बैक्टीरियाज हार्मफुल नहीं होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हमारे पेट में हैं, हमारी आंतों में हैं, जो परमानेंटली रहते हैं वहाँ, और कॉमन सेल्स बोल सकते हैं हम उनको, यूज़फुल बैक्टीरियाज हैं, जो हमें विटामिन के, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, फॉलिक एसिड, ये सारी बहुत ज़रूरी चीज़ों को हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये देखा गया है कि जिन लोगों का पेट अक्सर ख़राब रहता है, जिन्हें अक्सर कब्ज़ रहता है, उनमें कभी कभी ऐसे खून की कमी, अनीमिया, या फिर हाथ पैरों में सुन्नपन, या इस तरह के सिम्टम्स जो कि बी कॉम्प्लेक्स, B12 विटामिन की कमी के सिम्टम्स हैं, वो पाए गए हैं। तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि उनके अंदर बी कॉम्प्लेक्स की कमी आ गई है और उनको अपना पेट सुधारने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। डेली हैबिट्स हम ऐसी क्या रखें जिससे हम अपने पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलने दें। सबसे पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं दिन में सुबह सो के उठने पर, कि हम 2-3 ग्लास जितना हो सके पानी पी लें, जिससे फ्लशिंग एक्शन जो है पानी का वो हो और हमारा जो मल फंसा हुआ है, कुछ जो भी है, वो सब बाहर निकलने में मदद मिले। दूसरा, आप
अपनी हैबिट ऐसी ज़रूर डालें कि एक ही टाइम पे रोज़ मल त्याग के लिए अ, बैठें, जिससे धीरे धीरे ये हैबिट बनेगी और इससे एक बायोलॉजिकल क्लॉक फिक्स हो जाती है कि फिर आपको अपने आप ही उस समय वो अर्ज महसूस होगी कि मुझे अब मोशन पास कर लेना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि इंडियन स्टाइल के टॉयलेट्स बहुत अच्छे टॉयलेट हैं। वो पोजीशन में बैठना, स्क्वैटिंग पोजीशन में बैठना मदद करता है हमारे स्टूल्स को आराम से पास होने में। ये खास तौर पर उनके लिए है जिनको कब्ज रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि वो इंडियन स्टाइल के टॉयलेट्स ही यूज़ करें। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि हम अपना जो भोजन की टाइमिंग्स हैं, जो हमारा नाश्ता, लंच, डिनर है, उसको फिक्स कर लें और उसी टाइम पे वो खाना खाएं। तो उसी समय फिर आदत पड़ जाएगी, आपके एंजाइम्स, हार्मोन्स, सब की आदत हो जाएगी, वो उसी समय निकलने भी लगेंगे। इसी के साथ जब आप डिनर लेते हैं तो डिनर हमेशा सोने के 2-3 घंटे पहले ही ले लें और डिनर लेने के बाद कम से कम 100 कदम चलना चाहिए, जिससे हमारा पाचन तंत्र अच्छा रहता है। ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो हमें डेली करनी चाहिए। साथ में हमें एक्टिव भी रहना चाहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी जितनी हम कर सकते हैं करनी चाहिए, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक्टिवेटेड रहे और अच्छी तरह काम करे, हमें कब्ज, एसिडिटी ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना हो। ये बड़ा कन्फ्यूजन है अभी तक कि फ्रूट्स और सलाद हमें कब खाना चाहिए। तो इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि भोजन जितनी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया से गुजरता है, जैसे फर्ज कीजिए गेहूं है, आपने उसको पिसाया है तो वो आटा बना है, फिर उसको गूंधा है, फिर उसको बेल के रोटी बनाई है, फिर सेका है उसको आग पे। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया से ये पूरा प्रोसेसिंग हुई है उसकी, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और इसको पचाने में भी उतना ही समय लगेगा ज़्यादा, इसमें घंटे लग सकते हैं कई। इसी तरह जो पैकेज्ड फूड है, जितने भी पैकेट में फूड आता है, जो खाने पीने की चीज़ें आती हैं, वो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया से गुजरती हैं और बहुत लंबे समय तक वो पैकेट में रखी रहती हैं, तो उनको पचाने में तो हमें और भी ज़्यादा समय लगता है। अब फ्रूट्स और सलाद की बात करें तो ये कच्चा खाना है और जब ये हमारे पेट में जाता है तो ये बहुत आसानी से पच जाता है। बहुत सी चीज़ें तो इनकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे स्टमक से, यानी कि हमारे आमाशय से ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए बेस्ट टाइम बताया है कि भाई सलाद आप जब खाएंगे तो खाना खाने से 20 मिनट, आधा घंटा पहले ही खा लें, जिससे ये पच के और इसका एब्जॉर्प्शन भी हो जाए। अगर आप इसको खाने के साथ खाएंगे तो वो जो कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया से होके गुजरना, जो खाने की बाकी भोजन, पके हुए भोजन को गुजरना है, वही पूरी प्रक्रिया इस पे भी होगी। तो इसको बहुत लंबे समय तक आपके पेट में पड़े रहना पड़ेगा और फिर ये फर्मेंटेशन इसका शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से गैस और अपच की शिकायत हो सकती है। तो इसलिए ऐसा कहते हैं कि आप ने जब सब्जी काटना शुरू किया है तो आप सलाद भी काट लें और उसको खा लें और फिर बाकी का आप अपना भोजन तैयार करें। तो जब तक वो बनेगा तब तक आपका आधा 1 घंटा हो चुका होगा, तो ये बेस्ट टाइम है। इसी तरह फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट्स में और आपके मेन मील्स में भी आप डिफरेंस रखें 1-2 घंटे का। बेस्ट टाइम फ्रूट्स के लिए ऐसा कहते हैं कि सुबह का टाइम है, सुबह सुबह आप अपने फ्रूट्स आराम से खा सकते हैं। किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए भोजन पकाने में, खाने में, तो ये तो विजडम हम अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से लें तो बहुत अच्छा है। वो भले ही ये एंजाइम्स और केमिकल्स की बातें नहीं जानते थे, लेकिन वो ये बखूबी जानते थे कि किस तरह के बर्तनों में कैसे खाना बनाना चाहिए और खाना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि हमारी सारी क्रिया है, जैसे पाचन क्रिया है, श्वसन तंत्र है, हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, और घाव भरने की जो प्रक्रिया है हमारे शरीर में, सबके लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। और ये बहुत से एंजाइम्स हैं जिनका कोर एलिमेंट होते हैं बहुत सारे मेटल आयंस, जैसे कि कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, आयरन। ये सारे मेटल आयंस होते हैं, धातुएं होती हैं। तो इनकी पूर्ति के लिए
भोजन से भी हमें मिल जाती हैं, बहुत सारे मेटल आयंस मिलते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप उन बर्तनों में बनाएं खाना जिसमें ये ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जैसे कि पीतल, लोहे के बर्तन और मिट्टी के बर्तन जिसमें सारे ही मेटल आयंस और सभी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। कुछ 2-3 निषेध हैं जो आयुर्वेद कहता है कि भाई कॉपर के बर्तनों में आपको खाना पकाना नहीं चाहिए, और कुछ ट्राइबल एरियाज में ये देखा भी गया है कि कॉपर के बर्तनों में जो रोज़ खाना पकाते हैं या दूध गर्म करते हैं उनको टॉक्सिसिटी भी हुई है, ऐसे भी कुछ रिसर्च पब्लिकेशंस हैं। इसी तरह जो पीतल के बर्तन हैं वो अपने पेरेंट्स से आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि उसमें खट्टी चीज़ें नहीं पकाना चाहिए, नहीं तो वो जहर बन जाता है, तो ऐसा भी पाया गया है कि टॉक्सिसिटी के चांस रहते हैं। तो बेस्ट है कि लोहे के बर्तनों में खाना पकाएं और पीतल के बर्तनों में खट्टी चीज़ें ना पकाएं, और कॉपर के बर्तन आप पानी पीने के लिए इस्तेमाल करें। और बाकी आप पूरी विजडम अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से लें, वो आपको पूरा डिटेल में अच्छी तरह बता देंगे। हमने ऐसा कहते सुना है अक्सर अपने बड़े लोगों को कि खाना खाने के तुरंत बाद पढ़ाई मत करो, खाना खा के तुरंत एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, खाना खाते समय हमें गैजेट्स भी यूज़ नहीं करने चाहिए कि हम मोबाइल देख रहे हैं या टीवी देखते देखते खा रहे हैं। तो इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है वो हम आज समझ लेते हैं ताकि हम इन चीज़ों से आगे बढ़ सकें। होता क्या है कि जब हमारा पाचन क्रिया शुरू होती है तो उस समय जो हमारा ब्लड सप्लाई है वो हमारे पाचन तंत्र की तरफ आ जाता है। जब आपके पाचन तंत्र की तरफ ब्लड आएगा तभी तो आपके अंदर वो एंजाइम्स और जो भी हार्मोन्स हैं वो ब्लड से ही रिलीज होके और एक से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचते हैं। और इसके कारण आपका पाचन क्रिया है वो अच्छी तरह होगी। लेकिन अगर आप उसी समय पढ़ाई करने लगे, मतलब आप अपने ब्रेन को ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब आप अपने मांसपेशियों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप गैजेट्स देख रहे हैं, आप टीवी या कुछ देख रहे हैं, तो आप इमोशनल हैं, आप उसमें बह गए हैं, तो आप फिर से अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन जगहों पे ब्लड सप्लाई पहुंच जाएगा और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी पाचन प्रक्रिया जो है वो गड़बड़ा सकती है। इसलिए हमें बहुत ही प्रेमपूर्ण, शांतिपूर्ण तरीके से अपना खाना एकांत में बैठ के आराम से खाना चाहिए। इसको सपोर्ट करने के लिए एक साइंटिस्ट हैं जो विलियम ब्यूमॉन्ट, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जिन लोगों में शत्रुता और हॉस्टिलिटी, गुस्सा, इस तरह के जो भावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्होंने पाया कि उनके आमाशय में, मतलब जो स्टमक है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई जा रहा है और बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रीट हो रहा है। तो इस स्वभाव के लोगों में पाया गया है, आप देखेंगे कि उनको बहुत एसिडिटी की शिकायत रहती है। दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि जिनमें डर और डिप्रेशन की भावनाएं हावी रहती हैं, उनके जो स्टमक है उसमें उनकी जो मोटिलिटी है, मतलब मूवमेंट है वहाँ के, वो बहुत कम है, जिसकी वजह से पाचन की प्रक्रिया बड़ी स्लो हो जाती है और अपच की शिकायत हो सकती है। दूसरे एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर पावलोव, आपने शायद इनके बारे में सुना हो, इनके बड़े फेमस एक्सपेरिमेंट्स हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जानवरों के ऊपर। एक कुत्ते को बेल की आवाज़ सुना के ये भोजन दिया करते थे, ऐसा इन्होंने कई दिनों तक किया। फिर उन्होंने क्या किया कि बेल तो सुनाई लेकिन भोजन नहीं दिया, तो भी उन्होंने पाया कि वो कुत्ते के मुंह से बराबर लार गिर रही है, मतलब उसका डाइजेशन शुरू हो गया है, उसके एंजाइम्स बन गए हैं और उसकी पूरी मूवमेंट है वो शुरू हो गए हैं आंतों के। दूसरा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि एक बिल्ली को उन्होंने भोजन देते थे तो उसमें लार और सब चीज़ें प्रक्रिया होती थी, उसके गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को उन्होंने, आमाशय के जो फ्लूइड्स हैं उनको उन्होंने मेजर किया। फिर उन्होंने तो बहुत अच्छे फ्लूइड्स निकले थे। फिर जब उन्होंने एक कुत्ते को, जैसे ही भोजन के समय वो कुत्ता उसके पास ले आए तो उसके सारे सिक्रीशन सूख गए और उसका पाचन तंत्र शट डाउन हो गया।
तो उन्होंने उससे ये साबित किया कि हमारी भावनाओं का देखिए जानवरों तक पे इतना असर पड़ता है तो मनुष्यों पे तो डेफिनेटली पड़ता ही है। इसलिए आपका पाचन तंत्र अच्छी तरह काम करे, इसके लिए आपको रिलैक्स होना भी ज़रूरी है। आपको अच्छी नींद भी बहुत ज़रूरी है, 6 से 8 घंटे की नींद भी हमें लेनी चाहिए। और सुबह आप अपनी हैबिट बना सकते हैं कि आप रिलैक्सेशन करें और ध्यान करें, जिससे आपका पूरी बॉडी और माइंड आपका रिलैक्स रहे। तो ये सारी चीज़ें आज हमने पाचन प्रक्रिया के बारे में पढ़ी हैं। और भी डिटेल्स हम जानना चाहते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है कि वो रुजुता दिवेकर की 12 वीक फिटनेस चैलेंज बहुत अच्छी किताब है। इस तरह की और भी बहुत सी बातें, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मेरा आज का वीडियो भी बहुत इंस्पायर्ड है उनसे, तो आप और डिटेल्स में चाहें तो उसमें से देख सकते हैं। नमस्कार।